नमस्कार दोस्तों, पहलवान गुरुदीन ग्रुप ऑफ कॉलेज के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। मैं विभा ताम्रकार, राजनीति विज्ञान की प्रवक्ता। यदि आपने हमारा चैनल अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट्स जरूर करें और बेल आइकन बटन अवश्य दबाएं, जिससे हमारी सारी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे। आइए दोस्तों, आज हम पढ़ाते हैं फ्रांस के संविधान की विशेषताएं। फ्रांस के संविधान कैसे क्या बना, इससे हमने पिछली वीडियो में आपको बहुत सारी जानकारी दी थी। आज हम पढ़ाएंगे फ्रांस के संविधान की विशेषताएं। उससे आपको फ्रांस का संविधान और अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। ये भी बीए सेकेंड ईयर का सेकंड पेपर रहता है। हम आपको पढ़ाते हैं फ्रांस के संविधान की विशेषता। तो जो 5वें गणतंत्र का संविधान हमने बताया था कि राष्ट्रपति वहाँ के डी गॉल ने बनाया है, और 5वां गणतंत्र का संविधान राष्ट्रपति डी गॉल के मस्तिष्क की देन है। इसे डी गॉल संविधान कहा जा सकता है क्योंकि इसमें गणतंत्रवाद तथा बोनापार्टवाद का अद्भुत मिश्रण देखा जा सकता है। यदि इसके प्रशंसकों ने इसे गणतंत्रवाद का महान प्रतिमान कहा, तो इसके आलोचकों ने इसे अधिनायकवाद का सूत्रपात भी बताया। यह संविधान अस्तित्व में आया तो नए नए पदबंधनों को गढ़ा गया, जैसे जनरल डी गॉल द्वारा रचित प्रतिमान संसदीय साम्राज्य एक अव्यवहार्य दस्तावेज, फ्रांस संवैधानिक के इतिहास में सबसे दुष्चरित दस्तावेज, अल्पकालिक विधिक आदि। इसकी विशेषताओं के माध्यम से हम आपको ये संविधान बताते हैं कि यहाँ कैसी क्या व्यवस्था रखी गई डी गॉल द्वारा। तो इसमें एक लिखित व निर्मित संविधान, पहली हेडिंग क्या आएगी, एक लिखित व निर्मित संविधान। तो यह एक लिखित प्रपत्र है, जैसे भारत का संविधान लिखा हुआ है तो फ्रांस का संविधान भी लिखित है। शुरू में इसमें 89 अनुच्छेद थे जो 15 शीर्षकों में रखे गए थे। 89 अनुच्छेद से शुरू में और 15 शीर्षकों में रखे थे, लेकिन अब इसमें 92 अनुच्छेद हैं। और इस कमेटी की देन है जिसमें राष्ट्रपति डी गॉल के नेतृत्व में 1998 में 2 महीने तक काम किया। इसे कैबिनेट व संसद के पास कर दिया। फिर इसकी विभागों तथा लोक निर्णयों में मतदाताओं ने इसकी पुष्टि की। यह उन 5 बिंदुओं पर टिका है जो राष्ट्रीय सभा ने राष्ट्रपति डी गॉल को दिए थे। सर्ववयस्क मताधिकार, संसद के प्रति सरकार का उत्तरदायित्व, व्यवस्थापिका व कार्यपालिका का पृथक्करण, न्यायपालिका की स्वतंत्रता तथा गणतंत्र व सहायक लोगों के बीच संबंधों को गठित करने की संभावना। यह अमेरिका व स्विट्जरलैंड के संविधान की तरह लिखित व निर्मित संविधान है। फिर आता है कठोर संविधान। तो कठोर संविधान में क्या है कि अपनी प्रकृति की दृष्टि से यह संविधान कठोर है, क्योंकि अमेरिका व स्विट्जरलैंड के संविधानों की तरह इसकी संशोधन प्रक्रिया बहुत कठिन व जटिल है। संविधान के अनुच्छेद 86 जो संविधान का जो है अनुच्छेद 89 में इस प्रक्रिया का जिक्र किया गया है। कौन से में? 89 अनुच्छेद 89 में इस प्रक्रिया का जिक्र किया गया है, जिसके बिंदुओं को इस प्रकार इंगित किया गया है। प्रथम संविधान में संशोधन करने की शुरुआत प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा हो सकती है। ऐसा उपक्रम संसद के सदस्यों को भी प्राप्त है। दूसरा संशोधन के बारे में सरकारी या संसदीय बिल संसद के 2 सत्रों में उसी रूप में पास होना चाहिए। तीसरे फिर वो उसे लोक निर्णय को पेश किया जाना चाहिए। तो ऐसे कई भागों में बांटकर इसे बताया गया है कि यहाँ भी प्रक्रिया कठोर है। संविधान ये भी कठोर रखा गया। फिर आता है एकात्मक शासन व्यवस्था। कठोर संविधान में क्या है कि संविधान में संशोधन का बिल संसद के दोनों सदनों से साधारण बहुमत से पास होने के बाद लोक निर्णय को प्रस्तुत किया जाएगा। बहुमत का समर्थन जरूरी है। स्पष्ट है कि यह प्रक्रिया जटिल है, जो संवैधानिक विधि व साधारण विधि में अंतर करती है। तो इधर का संविधान कठोर रहता है। फिर आता है एकात्मक व्यवस्था। एकात्मक व्यवस्था में क्या है कि शासन की सारी शक्तियाँ केंद्रीय सरकार के पास हैं। स्थानीय सरकार हैं लेकिन उन्हें स्वायत्तता प्राप्त नहीं है। अमेरिका तथा स्विट्जरलैंड से
भिन्न लेकिन ब्रिटेन के समान। फ्रांस में एकात्मक व्यवस्था है, सारा प्रशासन पेरिस से होता है। केंद्रीय सरकार के पास शासन की सारी शक्तियां हैं। स्थानीय प्रशासन की खातिर देश में प्रादेशिक क्षेत्र हैं जो छोटे बड़े एकीयों में बटे हैं, किंतु वे केंद्रीय सरकार के अधीन है, उन्हें स्वायत्तता प्राप्त नहीं होती है। तो यहाँ एकात्मक शासन है कि यहाँ पूरी शक्ति क्या है, पेरिस जो वहाँ की राजधानी है वहाँ से संसद द्वारा चलाई जाती है। फिर आता है व्यवस्थापिका व कार्यपालिका का पृथक्करण एवं गठबंधन। तो ब्रिटेन में संसदीय शासन प्रणाली है जिसमें व्यवस्थापिका कार्यपालिका से जुड़ी होती है, क्योंकि प्रधानमंत्री व उसके मंत्रियों को सांसद होना जरूरी है। इससे भिन्न अमेरिका की अध्यक्षीय प्रणाली है जिसमें व्यवस्थापिका व कार्यपालिका को एक दूसरे से पृथक किया गया है, अतः राष्ट्रपति व उनके मंत्रीगण सांसद नहीं हो सकते हैं। तो यहाँ इससे संसद के ढुलमुल व अनुत्तरदायी आचरण पर रोक लगाई है तथा सरकार को संसद के प्रति उत्तरदायी बनाकर गणतंत्रवाद के सूत्र को सम्मान दिया गया है, जो यह कामना करती है कि प्रभुसत्ता का संसद में वास होना चाहिए। तो व्यवस्थापिका व कार्यपालिका का पृथक्करण भी है और यहाँ गठबंधन भी है, दोनों इसमें देखे जा सकते हैं कि प्रधानमंत्री व उनके मंत्रीगण संसद के सदस्य नहीं हो सकते हैं, लेकिन वे संसद की कार्यवाही में भाग लेते हैं तथा संसद उन्हें अविश्वास के प्रस्ताव से हटा सकती है। तो व्यवस्थापिका व कार्यपालिका का इधर अलग अलग भी है और गठबंधन दोनों इसमें। फिर होती है अर्ध अध्यक्षीय शासन प्रणाली। अर्ध अध्यक्षीय शासन प्रणाली में होता है कि राष्ट्रपति राज्य एवं शासन का अध्यक्ष होता है। राष्ट्रपति राज्य और शासन दोनों का अध्यक्ष होता है, वह सांसद नहीं हो सकता है। राष्ट्रपति सांसद नहीं हो सकता है। वह प्रधानमंत्री व अन्य मंत्रियों को नियुक्त करता है जो सांसद नहीं हो सकते हैं, किंतु वे राष्ट्रपति एवं संसद के प्रति उत्तरदायी हैं। फिर आता है संवैधानिक परिषद। यह 9 सदस्यीय निकाय है। जो संवैधानिक परिषद है वो 9 सदस्यीय निकाय है। पूर्व राष्ट्रपति इसके पदेन सभापति होते हैं। यह राष्ट्रपति व संसद के चुनावों की देखरेख करती है तथा सरकार के किसी आदेश या संसद के किसी कानून की संवैधानिक की समीक्षा कर सकती है। फिर आता है आर्थिक व सामाजिक परिषद। तो यहाँ आर्थिक और सामाजिक परिषद भी है। सरकार के कानूनों के अनुसार गठित यह निकाय सरकार को सामाजिक व आर्थिक महत्व के मुद्दों पर परामर्श देती है। आर्थिक और सामाजिक जो परिषद होती है वहाँ तो सरकार के कानून के अनुसार गठित होती है यह, और यह निकाय सरकार को सामाजिक व आर्थिक मुद्दे जो होते हैं उसमें ये जो परिषद होती है तो सरकार का काम करती है, हेल्प करती है और उन्हें मुद्दों पर परामर्श देती है। फिर आता है एक पराराष्ट्रवाद से तालमेल। तो यहाँ फ्रांस यूरोपीय संघ का सदस्य क्या है, फ्रांस यूरोपीय संघ का सदस्य, वह इसके तथा अन्य समुदायों के आदेशों व निर्देशों का पालन करता है। तो बदलते हुए समय की आवश्यकताओं को देखते हुए इस संविधान में कुछ महत्वपूर्ण संशोधन भी होते हैं। तो आशा करती हूँ दोस्तों कि आपको फ्रांस के संविधान की विशेषताएं समझ में आ गई होगी। हेडिंग के माध्यम से हमने आपको ये विशेषता बताई है। धन्यवाद दोस्तों।